राघव की अभी अभी सरकारी नौकरी लगी थी। उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई और ज्वाइनिंग लेटर के साथ दफ्तर ने रहने के लिए एक घर भी दिया। लेकिन यह कोई साधारण घर नहीं था। दरियाबाद की पुरानी हवेली, 4 मंजिल की, बड़े बड़े कमरों वाली और बाहर से देखने पर एकदम डरावनी। राघव और प्रिया दोनों पहली बार उस हवेली के सामने खड़े हुए तो प्रिया दंग रह गई। प्रिया उस हवेली को देखकर बोलती है, इतनी बड़ी हवेली, ऑफिस ने यह दिया है क्या? राघव मुस्कुराकर बोलता है, हां, तुम तो हमेशा बोलती थी कि बड़े घर में रहना है, तो लो तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। ऑफिस की तरफ से हमें यह घर मिला रहने को, और यहां सारी सुख सुविधा भी है। प्रिया अपने पति की बात सुनकर घर के अंदर जाती है। घर अंदर से भी बहुत ही बड़ा था, पर वहां पर बहुत ही ज्यादा धूल और मिट्टी और दीवारों पर जाले लगे हुए थे। उस हवेली की कई महीनों से सफाई नहीं की गई थी। प्रिया ये देखकर राघव से बोलती है, अच्छा तो है हमारा बड़ा घर, पर इसे साफ कौन करेगा? इतनी धूल, इतने कमरे, मुझे ही करना पड़ेगा क्या? पूरा दिन लग जाएगा ये सब साफ करने में, इसलिए तुम भी मेरी मदद करो। राव अपनी घड़ी देखता है और बैग उठाकर बोलता है, अभी नहीं जान, अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है। और तुम सोचो कि यह सब कैसे साफ होगा, और एक में साफ करना जरूरी नहीं है। आराम से 1-2 हफ्ते भी लग जाएंगे तो साफ कर सकते हैं। फिलहाल मैं तो ऑफिस जा रहा हूं, पहले दिन लेट नहीं हो सकता, शाम को मिलता हूं। यह बोलकर राघव बिना प्रिया की बात सुने उसके माथे पर किस करता है और तेजी से घर के बाहर निकल जाता है। प्रिया फिर गहरी सांस लेकर बोलती है, वाह भाई, बड़ा घर भी दिया और बड़ी जिम्मेदारी भी। अब अकेली मैं इतना बड़ा घर कैसे संभालूं? लगता है पड़ोस में किसी से पूछकर कामवाली रखनी पड़ेगी। लेकिन अभी तो मैं थक गई हूं, जरा आराम कर लूं, बाद में उठूंगी तो पड़ोस में जाकर बात करूंगी। ये बोलकर प्रिया हवेली के अंदर घूमकर हर कमरा देखती है। हर जगह मोटी धूल, जाले, बिखरे सामान, बंद कमरे, पुराने लकड़ी की अलमारियां थी। ऐसा लगता था मानो वर्षों से कोई यहां नहीं रहा। फिर वो एक कमरे के अंदर जाती है और वहां पर थोड़ी सफाई करके थकर उस कमरे के बिस्तर पर लेट जाती है। पलंग पर लेटते ही उसे गहरी नींद आ जाती है। कुछ घंटे बाद प्रिया की नींद खुलती है। वो फिर जैसे ही उठकर बैठती है तो उसे एक अजीब सी गंध का एहसास होता है। कमरे में एक अजीब सी सुगंध थी, जैसे किसी ने अभी अभी अगरबत्ती लगाई हो या कोई परफ्यूम छिड़का हो। वो उठकर पूरे कमरे को एक नजर देखती है और अगला ही पल उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि पूरा कमरा चमक रहा था। फर्श साफ, खिड़कियां साफ, अलमारी में चीजें करीने से लगी हुई थीं। ये सब देखकर उसे बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि उसे याद आता है कि सोने से पहले उसने थोड़ी सी सफाई की थी। फिर उसने जागने के बाद यह सब पूरा साफ कैसे हो गया? वो फिर घबराकर कमरे के बाहर आती है तो पूरी हवेली का नजारा देखकर और भी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वहां सब कुछ साफ सुथरा था। ड्राइंग रूम साफ, किचन बिल्कुल चमकदार, सीढ़ियां, जाले गायब, बरामदा साफ सुथरा, मानो किसी ने पूरी हवेली को एक एक जगह धोकर चमका दिया हो। प्रिया डर के मारे बोल भी नहीं पा रही थी, उसके होंठ कांप रहे थे। वो फिर धीरे से बोलती है, ये किसने किया? कौन आया? मैं तो अंदर सो रही थी, दरवाजा भी बंद था, फिर पूरे हवेली को साफ किसने किया? वो ये सब सोच ही रही थी, तभी उसका मोबाइल बजता है। वह जल्दी से आवाज सुनकर कमरे के अंदर जाती है और बेड से अपना मोबाइल उठाकर देखती है कि उसके पति राघव का कॉल आ रहा है। वह फिर कॉल उठाकर जल्दी से हेलो बोलती है। राघव उसकी घबराई हुई आवाज सुनकर पूछता है, हेलो प्रिया, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी आवाज में डर सा सुनाई दे रहा है। प्रिया सारी बात उसे बता देती है कि हवेली का अचानक से साफ हो जाना, कमरे, किचन, फर्श सब कुछ चमक रहा था। राघव ये सुनकर हंसते हुए बोलता है, अरे तो इसमें डरने की क्या बात है? हो सकता है कोई भूतनी आकर सफाई कर गई हो। प्रिया उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलती है, चुप करो, मैं पूरे हवेली में अकेली हूं और तुम ऐसे फालतू बातें क्यों कर रहे हो? मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। राघव फिर उसे धीरे धीरे समझाने लगता है, देखो, तुम सुबह ही कह रही थी ना कि इतनी बड़ी हवेली को कौन साफ करेगा। शायद हवेली का केयरटेकर आया होगा या फिर ऑफिस वालों ने कोई आदमी भेजा होगा, इसलिए ज्यादा मत सोचो, ज्यादा टेंशन मत लो। वैसे मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं घर, और खाना बनाने की जरूरत नहीं है, बाहर से कुछ ले लूंगा। प्रिया गुस्से में बोलती है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं हल्का फुल्का बना देती हूं, रोटी और एक सब्जी, ज्यादा समय नहीं लगेगा, तुम बस जल्दी घर आ जाओ।
राघव बोलता है, ठीक है, आ रहा हूं मैं। प्रिया फिर कॉल काटती है और किचन में चली जाती है। जैसे ही वो किचन में कदम रखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। किचन भी पूरी तरह साफ सुथरा था, फर्श चमक रहा था, बर्तन अपने आप व्यवस्थित थे और चूल्हा पहले जैसा गंदा नहीं था। प्रिया फिर खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए बोलती है, शायद सच में कोई ऑफिस वाला आया होगा। ये बोलकर वो राशन का सामान निकालकर आटा गूंथने लगती है। फिर सब्जी काटने के लिए चाकू उठाने ही वाली थी, तभी उसका दिल रुक सा जाता है क्योंकि वह देखी है कि उसके सामने से चाकू हवा में उड़ रहा था। धीरे धीरे, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़कर उसकी तरफ ला रहा हो। चाकू उसकी उंगलियों के पास आकर स्वयं ही जगह से पकड़ दिया जाता है। प्रियाए सुनकर डर से वही जमन जाती है, उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। हवे इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि उसके अंदर हिम्मत ही नहीं बची थी कि वह अपनी जगह से हिल भी सके। भी बेल बजाने की आवाज सुनाई पड़ती है। बैल की आवाज सुनकर प्रिया के अंदर मानो जान सी आ जाती है। वह भागती हुई किचन से निकलकर दौड़ती हुई दरवाजे पर जाती है और तुरंत दरवाजा खोलती है। वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। वह दरवाजे के बाहर देखती है तो दरवाजे पर उसका आपो देखते ही उसके गले लगकर रोने लगती है। राघव उसे देखकर घबराते हुए पूछता है, क्या हो गया जान, तुम रो क्यों रही हो? प्रिया उसे थोड़ी देर पहले हुई घटना के बारे में बता देती है और बोलती है कि हमें अभी इसी वक्त इस घर को खाली करना पड़ेगा। इस घर में कोई है, मैं सच बोल रही हूं राघव, प्लीज मेरा यकीन करो। प्रिया की बात सुनकर राघव गहरी सांस लेता है, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। अभी अंदर चलकर देखते हैं कि आखिर कौन है। यह कहकर राघव प्रिया का हाथ पकड़कर हवेली के अंदर जाता है। हवेली के अंदर सन्नाटा था। राघव पूरे घर में प्रिया को दिखाते हुए बोलता है, देखो प्रिया, यहां कोई है क्या? सीढ़ियां खाली हैं, कमरे खाली हैं, किचन में भी कोई नहीं है। हम दोनों के अलावा यहां कोई नहीं दिख रहा। प्रिया की नजरें हर तरफ थी पर उसे भी अब कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो फिर घबराई हुई आवाज में बोलती है, पर मैंने देखा था राघव, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। चाकू हवा में उड़कर मेरी तरफ आ रहा था और पूरा घर किसी ने साफ किया है। तुम खुद देख रहे हो ना, ये सब अपने आप नहीं हो सकता। कोई केयरटेकर नहीं आया था यहां और ना ही तुम्हारे ऑफिस से कोई आदमी आया। तो फिर ये सब किसने किया? अगर इंसान नहीं तो क्या ये सब किसी भूत ने किया? राघव उसकी बात सुनकर चारों तरफ एक बार फिर नजर दौड़ाता है, फिर हल्के से हंसते हुए बोलता है, अगर भूत ने किया है तो फिर अच्छी बात है ना। अगर सच में इस घर में कोई भूत है और वो तुम्हारी मदद कर रहा है, घर साफ कर रहा है, बर्तन धो रहा है, तो इसमें डरने की क्या बात है? सोचो, तुम कितनी लकी हो कि तुम्हें काम नहीं करना पड़ रहा और कोई है जो खुद ब खुद सब कर दे रहा है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए और तुम हो कि डर रही हो। तुम भी ना कमाल की हो। राघव की बातें सुनकर प्रिया कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसके मन में डर अब भी था, पर उसके मन में अब एक अजीब सा ख्याल भी आने लगा था। अगर सच में कोई है यहां तो वो बुरा नहीं है, बल्कि मदद करने वाला है। तो अब मुझे पता लगाना ही पड़ेगा कि इस हवेली का इतिहास क्या है। यह सब सोचकर प्रिया शांत हो जाती है। अगली सुबह की हल्की धूप हवेली की ऊंची ऊंची खिड़कियों से अंदर झांक रही थी। हवेली अब भी उतनी ही शांत थी, जरूरत से ज्यादा शांत। राघव तैयार होकर ऑफिस जा चुका था। जाते जाते उसने प्रिया से बस इतना ही कहा था, डरना मत, मैं शाम तक आ जाऊंगा। दरवाजा बंद होते ही प्रिया का दिल फिर से भारी हो गया। कल की घटनाएं उसके दिमाग में बार बार घूम रही थीं। कुछ देर सोचने के बाद उसने मन बना लिया, आज मैं खुद पता लगाऊंगी इस हवेली की सच्चाई की। प्रिया फिर रेडी होकर बाहर निकलती है और हवेली से थोड़ी ही दूरी पर बने एक छोटे से घर के सामने रुकती है। वह फिर धीरे से बेल बजाती है। कुछ पल बाद दरवाजा खुलता है। सामने एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी। प्रिया हाथ जोड़कर बोलती है, नमस्ते। औरत भी नमस्ते करती है, लेकिन उसकी नजरें प्रिया के चेहरे से ज्यादा पीछे हवेली पर टिक जाती हैं। प्रिया थोड़ा हिचकते हुए बोलती है, मैं उसी हवेली में रहने आई हूं, अपने पति के साथ। प्रिया की यह बात सुनते ही उस औरत का चेहरा फीका पड़ जाता है। उसकी आंखों में साफ घबराहट दिखाई देती है। प्रिया फिर उससे पूछती है, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या आप बता सकती हैं हमसे पहले उस हवेली में कौन रहता था? वो औरत उसकी बात सुनकर गहरी सांस लेती है और धीरे से बोलती है, बेटी,
वो हवेली पिछले 20 सालों से खाली पड़ी है। आपसे पहले कोई भी वहां रहने नहीं आया। प्रिया ये सुनकर चौंकते हुए बोलती है, क्या 20 साल? औरत आगे बोलती है, हां, 20 साल पहले वहां एक औरत रहती थी अपने पति और एक छोटी सी बेटी के साथ। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन फिर उसके पति की नौकरी चली गई। उसके बाद वो आदमी रोज देर रात घर आता, शराब पीता और अपनी बीवी को मारता पीटता। वो उससे कहता कि तू ही मनहूस है, तूने लड़की पैदा की है। बोलता था कि अब वो दोनों उसके लिए बोझ हैं। प्रिया की आंखें ये सुनकर भर आती हैं। औरत फिर आगे कहती है, एक दिन वो आदमी घर छोड़कर चला गया। वो औरत कुछ महीनों तक अपनी बेटी के साथ रही, लेकिन फिर वो भी टूट गई और एक दिन वो भी अपनी 3 साल की बच्ची को उसी हवेली में छोड़कर चली गई। वो बच्ची 2-4 दिन तक भूखी रही, अपनी मां का इंतजार करती रही और वहीं उसी हवेली में मर गई। किसी को पता ही नहीं चला और तब से कहते हैं कि उस बच्ची की आत्मा उसी हवेली में कैद है। ये सुनते ही प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब उसे सब समझ आ चुका था। वो सफाई, वो मदद, वो चाकू का रुक जाना, वो बच्ची की आत्मा कर रही थी। प्रिया कांपती आवाज में बोलती है, धन्यवाद, आपने मुझे सब बता दिया। ये बोलकर वो चुपचाप हवेली में लौट आती है। हवेली के अंदर प्रिया जाकर सोफे पर बैठ जाती है। उसका मन भारी था, लेकिन डर अब नहीं था। अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके बिल्कुल बगल में आकर बैठ गया हो। वो मुड़कर देखती है, पर वहां कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन एहसास बहुत साफ था। प्रिया धीरे से मुस्कुराती है और बोलती है, मुझे रिमोट चाहिए, टीवी देखना है। बस इतना कहना था और अगले ही पल रिमोट हवा में तैरता हुआ उसके सामने आ जाता है, जैसे किसी छोटे से हाथ ने उसे पकड़कर प्रिया की तरफ बढ़ा दिया हो। प्रिया रिमोट पकड़ लेती है। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, सुकून था। वो धीरे से बोलती है, बेटा मैं यहीं हूं और तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। उस दिन के बाद सब बदल गया। जब भी प्रिया किचन में काम करती, कोई उसकी मदद करता। वो रोज रात को बच्चों की पसंद का खाना बनाती और एक प्लेट अलग निकाल कर रख देती और हल्के से बोलती, ये तुम्हारे लिए बेटा, खा लेना। ये बोलकर वो सोने चली जाती और जब सुबह जब उठती तो देखती वो प्लेट खाली होती। ये देखकर प्रिया के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती। कुछ साल बाद वक्त कैसे बीत गया, किसी को पता ही नहीं चला। उस पुरानी हवेली में आज भी प्रिया और राघव रह रहे थे। अब दोनों के बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में आज भी वही सुकून था। उनका एक बेटा भी था जो अब विदेश में अच्छी नौकरी कर रहा था। वो अक्सर फोन करता, वीडियो कॉल करता और हर बार यही कहता, माँ पापा आप दोनों खुश रहना, बस यही मेरे लिए काफी है। उनका बेटा प्रिया और राघव को भी अपने साथ विदेश ले जाना चाहता था, पर दोनों उस हवेली को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। इसलिए वह अक्सर अपने बेटे से बात करते रहते थे। प्रिया और राघव अब भी उसी हवेली में रहते, उसी घर में जहां कभी डर था और अब सिर्फ अपनापन है। राघव को भी पूरी तरह एहसास हो चुका था कि उस हवेली में उनके अलावा एक अदृश्य मौजूदगी भी है, लेकिन उसे कोई डर नहीं लगता था, क्योंकि वह जानता था वो कोई भयानक ताकत नहीं, बल्कि एक मासूम बच्ची की आत्मा है। प्रिया ने सालों पहले उसे सब कुछ सच सच बता दिया था। प्रिया की बात सुनकर सुनकर उस दिन राघव की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसे गुस्सा भी आया था, उस मां पर, उस पिता पर और उस दुनिया पर जो एक मासूम को बचा नहीं सकी। उस दिन के बाद राघव और प्रिया ने तय कर लिया था, अगर वो बच्ची इस हवेली में है तो वो अकेली नहीं रहेगी, वो दोनों हमेशा उसके साथ रहेंगे। और सच में वो आत्मा कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ती थी। जब उठती तो बच्ची प्रिया का देखभाल करती। जब राघव को दवाइयां भूल जाता है तो दवा की शीशी सामने आ जाती। कभी कभी रात में हल्की सी खिलखिलाहट सी सुनाई देती, जैसे को बच्ची घर में दौड़ रही हो। प्रिया और राघव उस मासूम बच्ची की हंसी की आवाज सुनकर मुस्कुरा देते। अब वो दोनों बूढ़े हो चुके, लेकिन आज भी उसी सुकून के साथ जी रहे थे, क्योंकि उन्हें पता कोई है जो उनका ख्याल रखता, बिल्कुल एक बेटी की तरह। हर आत्मा बुरी नहीं होती। कुछ आत्माएं दर्द से जम लेती हैं, लेकिन उनका दिल अब भी मासूम होता है। जो प्यार देते हैं उन्हें प्यार ही मिलता है, चाहे वो इस दुनिया से हो या उस दुनिया से।